नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय इकाई है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन जो इकाई है उसका जो प्रकरण है शिक्षण अधिगम संसाधनों का वर्गीकरण, ये हमारा प्रकरण है। और इसी प्रकरण में शिक्षण अधिगम संसाधन, शिक्षण से जुड़े हुए विद्यार्थियों की अधिगम के रूप में सहायक जो ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग करके, जिनको यूज करके हम अपने शिक्षण को इफेक्टिव, प्रभावी बना सकते हैं। तो उनके बारे में हमने 3 प्रकार से अध्ययन किया था। पहला था श्रव्य सामग्री, ऑडियो जो मतलब सारे इक्विपमेंट्स थे। और दूसरा जो हमारे सामने है वो है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री मतलब जो विजुअल जो दृश्य सहायक सामग्री के रूप में यहाँ पर आता है। तो दृश्य सहायक सामग्री में ऐसी कौन कौन सी जो उपकरण है या फिर ऐसे कौन कौन से सारे वस्तुएं हैं जिनको हम दृश्य सहायक सामग्री के रूप में मानते हैं और उनके द्वारा हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए साथियों उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल टीचिंग एड कह सकते हैं उसे। सबसे पहले है वास्तविक पदार्थ। साथियों, वास्तविक पदार्थ आपने देखा होगा, वास्तविक पदार्थ मैंने शामिल क्यों किया है, इसका जो पीछे मेन जो रीजन है वो इस प्रकार से है कि आप उच्च प्राथमिक स्तर पे या फिर प्राथमिक स्तर पे आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं या विज्ञान विषय को पढ़ा रहे हैं, तो या फिर आप माध्यमिक स्तर के बालकों को, सेकेंडरी लेवल के बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो सेकेंडरी लेवल की जो अभी किताबें वर्तमान चल रही है तो उसमें 3 तरह के जो पार्ट दिए गए, पार्टीशन किए गए हैं। वो पार्टीशन किस प्रकार से हैं कि उसमें केमिस्ट्री के चैप्टर भी दिए गए हैं, बायो के चैप्टर भी दिए गए हैं और फिजिक्स के चैप्टर भी अलग से दिए गए हैं। तो उन तीनों मतलब जो पार्ट हैं उनको पढ़ाने के लिए एक किताब को वहाँ पर विज्ञान के रूप में वहाँ पर एक कलेक्शन किया गया है, संकलित किया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में अध्यापक जब जो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सहायक सामग्री का उपयोग करना है। तो सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि हम वही बातें प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ा रहे हैं या उच्च प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाले बालकों की समझ नहीं तो ज़्यादा इतनी मतलब कि वो ना समझ हो और नई इतनी समझ इतनी ज़्यादा डेवलप होती हैं कि वो मतलब एक बिना कॉन्क्रीट जो प्लान होता है उसको समझ पाए। उनके लिए ठोस वस्तुएं स्थूल रूप में या कॉन्क्रीट को समझ सकते हैं। कॉन्क्रीट जो बोलते हैं संक्रियात्मक चीज़ें होती है उन्हें वो समझ सकते हैं। लेकिन वास्तविक चीजों में हम क्या शामिल करेंगे, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं किसी थर्मामीटर के बारे में, राइट? थर्मामीटर है के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो थर्मामीटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, थर्मामीटर किसी कार्य करता है। सबसे पहले तो हम उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसका वर्णन लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, उसको फिर अध्यापक जी अपने शब्दों में समझाएंगे, राइट? उसके बाद में आप उन कार्य प्रणाली को, समस्त कार्य प्रणाली को चित्र के माध्यम से जो रेखा चित्र किताब में दिया गया है उस चित्र को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर लास्ट यदि आपके पास संभव हो सके तो वास्तविक थर्मामीटर को लाकर बालकों को प्रदर्शित करके प्रदर्शन विधि के द्वारा वहां पर दिखाया जाए। तो इससे क्या होगा, बालक समझेंगे अच्छा थर्मामीटर ऐसा होता है और थर्मामीटर को इस तरह से उसमें संख्याएं लिखी जाती हैं। उनके माध्यम से जब भी उसमें पारा होता है, एक नली होती है, नली में पारा होता है, जब भी वो गर्मी अगर पारा
वो फैलता है, प्रसारित होता है, तो उसके द्वारा आप की गणना हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान, जैसे कि इसके द्वारा हम थर्मामीटर है या फिर बैरोमीटर है, वर्षा तापमापी है, वर्षा मापी यंत्र है, इसके अलावा आप किसी फल के बारे में पढ़ा रहे हैं, फलों के बारे में इसके अतिरिक्त आप जैसे कि जितनी भी मतलब वस्तु हैं, चाहे बैग है, कुर्सी है, टेबल है, या वास्तविक जो वस्तु को हम दिखाकर वहां पढ़ा सकते हैं, तो उनके बारे में वहां पर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो होगी वास्तविक पदार्थों का अवलोकन करवा के प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बालकों के उस दुर्लभ या कठिन से कठिन अवधारणा को, कंसेप्ट को हम वहां पर क्लियर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं साथियों आगे, हम लोग द्वितीय जो दृश्य सहायक सामग्री है उसकी ओर, वो है चार्ट, चित्र, रेखा चित्र और ग्राफ। चार्ट साथियों हम अध्यापक एवं बालक या जो भी जो सिखाने वाला है, प्रशिक्षण करता है, शिक्षक है, वो चार्ट स्वयं निर्मित कर सकता है, चार्ट स्वयं के द्वारा बना सकता है या फिर मार्केट से भी परचेज कर सकता है। चित्र आप स्वयं बना सकते हैं, किसी पेंटर के पास बनवा सकते हैं, आप उसको नेट से प्रिंट आउट के द्वारा प्रिंट करवा सकते हैं या फिर बड़े बैनर पे भी उसको दिखवा सकते हैं। साथ में मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं और स्वयं द्वारा यदि आप में इतनी कला है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो आप स्वयं भी बना सकते हैं और उसमें वास्तविक रंगों का प्रयोग करते हुए हम उस अवधारणा के बारे में वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं, बालक ज्ञान में संवर्धन कर सकते हैं। तो साथियों इससे क्या होगा कि बालक उस वास्तविक वस्तुओं को देखेंगे तो उनके दिमाग में एक इमेज बनेगी, उनके माइंड में एक इमेज बनती है और उससे उस अवधारणा को वो वहाँ पर जोड़ते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और उस अवधारणा को वहाँ पर समझेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। चित्र, इसलिए चार्ट तो आप बना सकते हैं, चित्र भी आप किसी चित्र जैसे मान लीजिए दूर की वस्तु को प्रदर्शित करना है तो चित्र के माध्यम से हम मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए विषय है जैसे कि लाल किले का चित्र है, लाल किले का चित्र के द्वारा हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं तो दुर्गों का वर्णन पढ़ते हैं, दुर्गों के बारे में पढ़ सकते हैं। किसी चित्र के द्वारा हम वैज्ञानिक के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका चित्र है तो पढ़ सकते हैं। साथ में हम चित्र के द्वारा किसी प्रयोग या किसी कार्य संरचना को चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। रेखा चित्र साथियों, अब आते हैं रेखा चित्र क्या है। वैसे तो साथियों रेखा चित्र के बारे में मैं कहूँगा कि आप लोगों ने सबने रेखा चित्र देखे भी हैं, बनाए भी होंगे और बनाते भी होंगे, क्योंकि हम रेखा चित्र को सीधा से स्पष्ट करूँ तो रेखा चित्र को हम अभी हम उसको इस तरह समझ सकते हैं, स्केच का मतलब किसी चित्र का स्केच वहाँ पर हम काम में लेंगे, यहाँ पर हम एक थोड़ा सी हम उसकी कल्पनाओं का होता है, कल्पनाओं का बात शामिल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊँ मैं, स्केच का ज़्यादातर उपयोग इंटेलिजेंसी डोरों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी अपराधी का चित्र बनाना है, उसका भूमिका देखी जाए तो हर क्राइम ब्रांच में एक स्केच बनाने वाला होता है और उस अपराधी का भूमिका देखकर उसका चित्र स्केच तैयार किया जाता है। तो स्केच का सबसे बड़ा प्रयोग वहाँ पर होता है, लेकिन स्केच का प्रयोग हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी प्रभावी रूप से होता है। वो किस प्रकार से होता है कि आपने ज्योग्राफी की किताबें, भूगोल की, इतिहास की किताबें देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि किसी मान लीजिए आंख का नामांकित चित्र बनाइए, तो आंख का वहाँ पर चित्र बनाया गया है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में भी, उसकी बाह्य संरचना के बारे में भी। हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो उसमें दाया आलिंग, बाया आलिंग, धमनी, सिराएं वगैरह सब उसमें बना दी जाएगी। तो उसमें मतलब उसको नामांकित भी किया जाएगा, साथ में उसका चित्र बनाया जाएगा। तो उस संरचना को रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित से वास्तव में इसकी बात की जाए तो रेखा चित्र का मतलब ये है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट ही मान लीजिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट माध्यम से उसको चित्र को वहां से प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो एक रेखा चित्र है। और ग्राफ
रेखा चित्र का साथियों मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर से कि रेखा चित्र में का उपयोग सबसे ज्यादा वहां पर होगा जिसे किसी चीज को आकार में बड़ी है लेकिन उसको बताना है, आपको समझाना है, तो उसे मैं रेखा चित्र के माध्यम से बता सकता हूँ, रेखाओं के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको बताना है किसी पेड़ के बारे में बताना है, तो मैं सीधा सा ये इस तरह से बनाऊंगा। ये आपके लिए मैंने पेड़ बना दिया, तो ये बन गया, पेड़ बन गया। तो ये क्या है, एक रेखा चित्र है। मैंने रेखाओं के माध्यम से चित्र को बांटने का प्रयास किया है, और पेड़ को उखाड़ के मैं यहाँ ला नहीं सकता, तो मैंने चित्र के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से चित्र को प्रदर्शित किया है। इसी तरह से किसी बड़े जहाज को है, किसी बड़े एरोप्लेन को लेकर है, या फिर किसी चीज को हम प्रदर्शित वहां पर नहीं कर सकते हैं, वहां पर लाकर वास्तव में, तो उसकी एक इमेज के रूप में वहां पर बच्चों को चित्र बनाकर समझाया जाता है। तो उस रेखाओं के माध्यम से जो चित्र बनेगा उसको हम रेखा चित्र कहेंगे। तो जैसे कि आप जिसे बच्चों को हाथी के बारे में, किसी वन्य पशु के बारे में बता रहे हैं, या वन्य पशु जिसे मान लीजिए हाथी के बारे में बता रहे हैं, तो हाथी को उठाकर लाएंगे क्लास में, उसके बाद उसके लिए तो हम उसका चित्र बनाएंगे। शेर को ऊपर ला सकते हैं, तो उसकी शेर का इमेज या चित्र बताइएगा, वो रेखा चित्र है। अब आता है ग्राफ। साथियों ग्राफ वो चीज है जो ग्राफ के माध्यम से आप ग्राफ के द्वारा आप अपने, जैसे कि जो अर्थशास्त्र का विषय है या ग्राफ के द्वारा जो ज्योग्राफी का विषय है, उसमें जो आंकड़े हैं, जो डेटाज हैं, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए कब किस वर्ष में डेटा ज्यादा मतलब ऊपर चढ़ाव होगा, उतार चढ़ाव होता है, उसमें डाउन और फॉल्स की स्थिति आती है, या मतलब तो उनकी उतार चढ़ाव दिखाने के लिए, उनकी मार्केट वैल्यू दिखाने के लिए हम ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी मतलब ये मान लीजिए किसी भी वर्ष, किसी भी उस आंकड़ों में कमी या वृद्धि को दर्शाने के लिए हम ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है मानचित्र। मानचित्र साथियों ये होता है मानचित्र आप किसी भी जमीन की भूभाग को किसी बनाने से पहले कैसे होंगे, तो वो मानचित्र होंगे, मतलब उसका एक कच्चा चित्र कह सकते हैं, किसी भवन का, किसी बिल्डिंग का, किसी भी कोई चीज बनाई जाती है, वहां पर निर्मित की जाती है, उससे पहले उसका एक चित्र बनाया जाता है। वो कितने में बनाई जाएगी, उसका फिक्स माप एक स्केल के द्वारा, एक मापनी के द्वारा उसका मतलब बनाएंगे, हम माप तैयार करेंगे और उसका छोटा रूप तैयार करके उसके आधार पर नक्शा बनाएंगे, वो होगा मानचित्र। और मानचित्र कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है। और मानचित्र एक तो वास्तविक रूप में बिल्कुल जो बिल्डिंग बनने वाली उसका प्रतिरूप दिखाया जाएगा, तो वो तो मॉडल कहलाएगा, लेकिन उसका वास्तविक उसके माप के अनुसार भाग देकर उसके के द्वारा, मापक के द्वारा हम वह मानचित्र तैयार कर सकते हैं। मानचित्र हम समझाने के लिए बालकों को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और स्वयं भी बना सकते हैं। हालांकि स्वयं में वास्तविक रंगों को भरकर समझाया गया है, तो बालक उसे समझने में ज्यादा रुचि लेगा। लेकिन साथियों मानचित्र की सबसे बड़ी खासियत है कि आप जो समझा रहे हैं, तो उसकी साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक उसे देखने में कठिनाई न हो। तो कठिनाई होगी तो वो उसे देखने में थोड़ा सा अपने आप को कठिन महसूस करेगा, तो समझने में भी कठिनाई महसूस करेगा। इसलिए आप उसकी साइज को लेकर या मतलब उसके बारे में आप स्वयं निर्धारित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। तो अब आता है हमारे सामने प्रतिमान, मैं इंग्लिश में कहूँ तो मॉडल। अब मॉडल का साथियों ऐसा है कि मॉडल वहां पर उपयोग किया जाता है कि मॉडल के द्वारा आप किसी बड़ी वस्तु को वहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कक्षा कक्षीय वातावरण में, तो आप उसका छोटा प्रतिरूप, उसका एक नमूना, उसका पैटर्न आप वहां पर पेश कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि एरोप्लेन आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, उसको हम क्लासरूम में उठा के ला नहीं सकते, तो उसका एक छोटा सा प्रतिरूप ला सकते हैं कि ये ऐसा बच्चों एरोप्लेन होता है। ठीक है, अब जहाज को आप ला नहीं सकते हैं, तो जहाज का भी प्रतिरूप एक मॉडल ला सकते हैं। जेम्स वॉट के भाग का इंजन है, हम उसको प्रदर्शित करने के लिए उसका छोटा प्रतिरूप वहां पर दिखा सकते हैं। हम वहां पर जैसे मान लीजिए किसी इंसान का मस्तिष्क की संरचना के बारे में समझा रहे हैं, मान लो मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है, तो हम उसका एक प्रतिरूप, एक मॉडल
वहां पर बनाकर बच्चों को दिखाएंगे इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है। हम हृदय को लाकर बालकों को दिखा नहीं सकते हैं, तो एक उसका जो उसकी जैसा दिखने वाला, उसके जैसा प्रतीत होने वाला मॉडल, मतलब उसका प्रतिरूप होगा, उसका एक दूसरा रूप, उसके समान दिखने वाला, सदृश दिखने वाला एक रूप होगा, वो लाकर हम वहां पर दिखाएंगे बालकों कि बच्चों ये देखो ऐसा होता है और इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से कार्य करता है। तो मॉडल के माध्यम से हम बालकों को जिन चीजों को वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते उनको हम मॉडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और इन के प्रयोग से शिक्षण अत्यंत ही प्रभावी और रुचिकर होगा और बालक अधिक से अधिक उस अवधारणाओं को समझने में रुचि लेंगे। तो बिल्कुल हमारा शिक्षण प्रभावी होगा और हमारा वहाँ पर बालकों के साथ बालकों का ज्ञान भी वृद्धि करेगा, या बालकों के ज्ञान में भी अपेक्षित वृद्धि होगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में और भी कृषि सामग्री की जो है, जो मतलब और भी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।